अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 31 के बारे में। ये अपील का चैप्टर है और अपील में इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किन किन सज़ाओं पे अपील हो सकती है, किन किन सज़ाओं पे अपील नहीं हो सकती, किन किन सज़ाओं पे अपील हो सकती है तो उसकी कितनी सज़ा होगी, या कौन सी सज़ा पर अपील नीचे दायर करनी है, कौन सी सज़ा पर अपील हाई कोर्ट दायर करनी है, और कौन से ऐसे जराइम हैं या अपील को किस तरह दायर करना है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और लिहाजा इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए अगर आप इस कंसेप्ट को तैयार करना चाहते हैं। बाकी आप जो बैठे हुए हैं सारे इसके की नोट्स बनाते जाएं जैसे जैसे मैं उसकी वर्डिंग और उसको ट्रांसलेट करता जाऊं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर स्टार्ट होता है सीआरपी के सेक्शन 404 से 404 से स्टार्ट होता है और ये बताता है, हमारा पीछे भी जो तरीका रहा है हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे कि हम हर सेक्शन हर आर्टिकल को पढ़ के गुजरते हैं, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि जब आपको वर्डिंग आएगी तब आप पेपर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको पेपर की या लॉ की वर्डिंग नहीं आएगी तो आप पेपर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई, नो अपील लाई शैल फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट except as provided by this code or by any other law for the time being in force। अब सेक्शन जो है 404 में वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी अपील वो दायर नहीं की जा सकती सवाए जो सीआरपीसी के तहत अपील हो या कोई और क्रिमिनल लॉ के तहत जो अपील बनी हो, उसके अलावा बाकी कोई भी अपील है वो इधर दायर नहीं की जा सकती क्रिमिनल कोड में। बात समझ रहे हैं? क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स को हमारे पास उसका प्रोसीजरल लॉ कौन सा है, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके तहत जो जितनी भी हमारे पास बाकी जो सब्सटेंटिव लॉ हैं उनको देखने के बाद जो उनकी सजाओं का तयन किया जाता है या उनका जो ट्रायल कंडक्ट किया जाता है उसमें सारी हेल्प आउट हमें जो बेसिकली आजकल कर रही है या जो शुरू से करती आ रही है वो सीआरपीसी है। तो वो कहता है सीआरपीसी के अलावा बाकी अपीलें जो हैं वो नहीं होंगी, या टाइम बीइंग जो लॉ है उसके अलावा। अब है हमारे पास 405 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। एनी पर्सन हुज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89 फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और द प्रोसीड्स ऑफ सेल देयरऑफ हैज बीन रिजेक्टेड बाय एनी कोर्ट मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फॉर्मर कोर्ट। अब एक कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर कर दिया है सेक्शन 405 के तहत। ऑर्डर ये किया है कि प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाए, प्रॉपर्टी अटैचमेंट का ऑर्डर कर दिया है। अब जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है आप कहते हैं कि इस ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया जाए ताकि मेरी प्रॉपर्टी अटैच ना हो। इसको उर्दू में कहते हैं कुर्क करना, सॉरी ये ऐसे होता है, इसको कहते हैं कुर्क करना, प्रॉपर्टी को अटैच करना या ज़ब्त कर लेना। बेसिकली कुछ मामलात की रिकवरी करनी हो ना, तो अगर आपके पास डायरेक्ट पेमेंट करने को ना हो तो आपकी प्रॉपर्टी जो ज़ब्त कर ली जाती है उसको लॉ में उर्दू की सेंस में कुर्क करना कहते हैं, इंग्लिश में अटैच करना कहते हैं, रिकवरी भी कहते हैं। तो ये एक चीज़ है इसकी। अब ये 405 में ये कहता है कि एक प्रॉपर्टी आपकी अटैच हुई है, आपने उसके खिलाफ अपील की है, उस ऑर्डर के खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी वो नहीं छोड़ते तो आप उसको अपील में लेके जा सकते हैं कि जनाब जो मेरी प्रॉपर्टी अटैच की हुई है उसको वागुजार कर दें या छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 406 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑफ और फॉर गुड बिहेवियर। 406 में ये कहता है कि आपके खिलाफ ऑर्डर है जी कि आप जमानत जमा करवाएं, सिक्योरिटी जमा करवाएं कि आप मोहल्ले में, इलाके में, सोसाइटी में अमनो अमान कायम रखेंगे। Any person who has been ordered by magistrate under section 118 to give security for keeping the peace or for good behavior may appeal against such order to the court of session, provided that nothing in this section shall apply to person the proceeding against whom are laid before a session judge in accordance with the provision of subsection 2 or subsection 3A और सेक्शन 1 2 3। अब इसमें कहना ये चाह रहा है एक इंसान के खिलाफ किसी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि आप अपनी मशकूक बंदे हो
या आप इस एरिया के नहीं हो या आप आदि मुजरम हो। ये ऑर्डर बेसिकली उन लोगों के लिए किया जाता है जो आदि मुजरम हो, बार बार चोरियां करते रहते हैं, दंगे फसाद इलाके में करते रहते हैं, मुल्क में करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मजिस्ट्रेट जो होता है मुतलका, वो ऑर्डर कर देता है कि आप सिक्योरिटी जमा कराएं या मुचलके जमा करवाएं कि आप इलाके में कोई दंगा फसाद, कोई मसला, कोई अमन व अमान को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो अगर ऐसा कोई ऑर्डर किसी के खिलाफ हो जाता है तो उसकी अपील के लिए हमें 406 में जाना पड़ेगा। मेंटेन ऑफ पीस, उसकी जो अपील होगी वो 406 के तहत होगी, सेक्शन 406 के तहत आप सेशन कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन है 406A, ए अपील फ्रॉम ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए श्योरिटी। Any person aggrieved by an order refusing to accept or rejecting a surety under section 122 may appeal against such order to the court of session। अब एक आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ 118 के तहत के अमन अमान को कायम रखने के लिए सिक्योरिटी जमा करवाओ, आप उसकी अपील में चले गए 406 में, ठीक है, वो ऑर्डर नहीं बना। आपके खिलाफ ऑर्डर हुआ था कि जी सिक्योरिटी जमा करवाओ या मुचलके जमा, आप मुचलके लेके जाते हैं कोर्ट में। जब मुचलके लेके जाते हैं वो क्या करते हैं, आगे रिजेक्ट कर देते हैं, 406 के तहत 6A के तहत रिजेक्ट कर देते हैं। जब वो रिजेक्ट करेंगे ना तो आप उसके खिलाफ सेशन कोर्ट में चले जाएंगे कि जनाब मैं ये मुचलके लेके आया हूँ, ये प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, कोर्ट ने इसको क्या किया है, इसको रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा मेरे ये मुचलके एक्सेप्ट किए जाए। मैं बार बार मुचलके कहाँ से अरेंज करूँ या अपने लिए श्योरिटी या जामन कहाँ से अरेंज करूँ। तो अगर आपकी कोई कोर्ट मुचलका रिजेक्ट करती है तो आप उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। किस सेक्शन के तहत, 406A के तहत। अपील में जाना है तो प्रॉपर तैयार करना पड़ेगा ना, उस ऑर्डर को साथ लगाना है कि क्यों ये डिसमिस कर रहा है, वो सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। 407 नहीं है, 408 पढ़ते हैं डायरेक्ट। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब ये प्रोसीजर है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सज़ा करेगा तो उसकी अपील जो है वो सेशन जज के पास कैसे होगी, या सेशन जज कोई ऑर्डर करेगा असिस्टेंट सेशन जज तो उसकी अपील कहाँ पे होगी। ये बेसिकली जो असिस्टेंट होता है ना सेशन जज, ये भी मजिस्ट्रेट की कैटेगरी में आता है। एनी पर्सन कन्विक्टेड on a trial held by assistant session judge or any judicial magistrate, special magistrate or any person sentenced under section 349 may be appealed to the court of session। अब किसी सेशन असिस्टेंट सेशन जज ने, स्पेशल मजिस्ट्रेट ने या किसी मजिस्ट्रेट ने कोई ट्रायल कंडक्ट किया और उसके बाद 400 और 349 के तहत किसी को सज़ा दी है तो उसकी अपील कैसे होगी, वो नीचे इन्होंने बताया। व्हेन इन एनी केस एन असिस्टेंट जज passes any sentence of imprisonment for term exceeding 4 years, the appeal of all or any of the accused convicted shall trial lie to the high court। कोई भी किसी भी सेशन जज ने या असिस्टेंट सेशन जज ने, ASJ कर लें इसको, किसी भी असिस्टेंट जज ने एक सेंटेंस किसी को सुनाई है, कितनी है जी, एक्सीडिंग 4 ईयर, 4 साल या इससे ज़्यादा किया है, तो उसकी अपील कहाँ पे होगी, उसकी अपील होगी हाई कोर्ट के पास। इसको बुलेट फॉर्म में लिखते जाएं। अच्छा, when any person is convicted by a magistrate, special magistrate of an offence under section 424A of the Pakistan Penal Code, the appeal shall lie to the high court। अब 400 इसमें यह कहता है कि किसी भी सेशन जज ने, सब रूल इसका सब सेक्शन C है, किसी भी मजिस्ट्रेट ने या स्पेशल मजिस्ट्रेट ने किसी को 124A, 124 क्या है, ये है साजिश। कोई बंदा अल्फाज पाकिस्तान पीनल कोड के तहत है, PPC के तहत 124A के तहत कोई बंदा साजिश करता है, कोई बंदा सजा पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी का कोई मामला चलाने की कोशिश करता है, कोई ऐसी मुहिम चलाने की कोशिश करता है, चाहे तकरीर से हो, चाहे उसने माली अमदाद की हो, चाहे लोगों को इकट्ठा किया हो, किसी भी कैटेगरी में वो फॉल करता हो, 124A के तहत आता हो, इस तरह के ट्रायल की जो अपील है वो कहाँ होगी, वो भी हाई कोर्ट में होगी। यानी 124A PPC
ट्रायल की जो अपील है वो कहाँ जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 409। चार सौ नौ पढ़ते हैं। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, जो सेशन कोर्ट की अपील है उसको कैसे सुना जाएगा या क्या तरीकेकार है अपील का? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस of this section, an appeal to the court of session or sessions judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge or an assistant session judge। कोई भी सेशन कोर्ट में अपील होगी उसको एडिशनल सेशन जज सुनेगा या सेशन जज सुनेगा या वो असिस्टेंट सेशन जज जिसको अलॉट की जाएगी या रिकमेंड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एन एडिशनल सेशन जज शैल हियर ओनली सच अपील एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बी जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट और एज द सेशन जज ऑफ द डिवीजन में मेक ओवर टू हिम। अब जो एडिशनल सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज वो अपील सुनेगा जो उसको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट कही गई है या जो उसको सेशन जज उस एरिया का, उस जिले का, उसको मार्क करेगा कि ये अपील आपने सुननी है, तो वो एडिशनल सेशन जज उस अपील को सुनेगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल थाना गार्डन टाउन है। अब गार्डन टाउन का जो एडिशनल सेशन जज एरिया उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं। ये एरिया कैसे डिवाइड हुए हैं? ये वाया हाई कोर्ट डिवाइड हुए हैं। एरिया डिवाइड हुए हैं तो हाई कोर्ट किसके अंडर है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है। लिहाजा ये बात वो कर रहा है कि जो एरिया मुख्तस है उसके मुताबिक जो अपील जिसके पास जाएगी वो सुनेगा। उसके बाद अपील को मार्क कौन करता है? अपील को एक्सेप्ट पहले कौन करता है? सेशन जज करता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी अपील करते हैं या कोई भी हम सेशन कोर्ट में केस दायर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फलां फलां उसके नाम की जाती है। यानी सेशन जज के नीचे अब बहुत सारे एडिशनल सेशन जजेस होते हैं। अगर वो किसी एक को मार्क कर देगा तो वो एडिशनल सेशन जज या उस अपील को सुनेगा। Provided further that no such appeal shall be heard by an assistant session judge unless the appeal is of a person convicted on a trial held by a magistrate of the second class or third class। अब assistant session judge कौन होता है? ये फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है। अब फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट कौन सी अपील सुनेगा? वो अपील सुनेगा जिसका ट्रायल सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के जजेस ने किया होगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और थर्ड क्लास के मजिस्ट्रेट ने, ठीक है। ये अपील कौन सुनेगा? असिस्टेंट सेशन जज। इसको बेसिकली आप फर्स्ट क्लास जज भी कह सकते हैं। 410 अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी जो सेशन कोर्ट ने सजा दी है उसके हाँ जो अपील है वो कहां होगी? Any person convicted on a trial held by a session judge or an additional session judge may appeal to the high court। सेशन जज के तहत जितनी भी अपील्स होंगी उसको कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगी। 411 पढ़ते हैं। 411 खत्म है जी। 411 ए पढ़ते हैं। अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से किसी को सजा मिली है, कन्विक्शन मिली है, तो उसकी क्या है? एक्सेप्ट इन केसेस इन विच एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय ए हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिडिक्शन में नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 418 और सेक्शन 423 सब सेक्शन 2 और इन द लेटर पेटेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट अपील टू द हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट कौन सी अपील को सुनेगा? हाई कोर्ट की अपील कौन सुनेगा जी? वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और किन की? जिनमें हाई कोर्ट ने डायरेक्ट अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन को इस्तेमाल करते हुए ट्रायल कंडक्ट किया होगा। आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। अगेंस्ट टू कन्विक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ अपील विच इन्वॉल्व्स ए मैटर ऑफ लॉ। अब हाई कोर्ट का जो अपीलें हैं
या हाई कोर्ट जिन मैटर्स को सुनता है वो बेसिकली कौन मैटर्स होते हैं, जिनमें लॉ डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, यानी लॉ को नीचे डिस्कस ही ना किया गया। अब इसमें आपको एक छोटी सी कैटेगरी में बताने जा रहा हूं। सीपीसी की जो अपील करते हैं हम, उसका टच बनता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी से आपका कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहता हूँ। सेक्शन 96 के तहत या ऑर्डर 41 के तहत जो हम जब अपील ऊपर लेके जाते हैं, अपील हम क्यों लेके जाते हैं? जब लॉ ना डिफाइन किया गया हो, जब नीचे वाले जज ने अपनी पावर इस्तेमाल ना की हो, जब उसके पास जुरिडिक्शन ना हो, जब उस या वो मैटर उसने उठा दिया जो उसके पास बनता ही नहीं। ये भी इधर भी उसी तरह की कैटेगरी है, जब लॉ सही तरह डिफाइन ना किया गया हो या शकूक व शुबहात पाए गए हो। क्योंकि हाई कोर्ट में हम तब आते हैं जब नीचे वाली कोर्ट ने वो क्या कहते हैं, जो शक का फायदा है वो अक्यूज को नहीं दिया होता, और जो मुल्जमान है वो कम है, फायर ज्यादा है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो वाउंड्स हैं, जो जख्म है, उनकी सही तशरीह नहीं की गई, इधर से फायर लगा है या इधर से लगा है वो डिफाइन नहीं किया, यानी पीछे से लगा या बैक, यानी इस तरह की कोई सिचुएशन हो या कोई और मैटर जिसमें लॉ भी डिस्कस ना किया होगा, उसके मेन एलिमेंट्स भी छोड़े हो, कुछ एडिशनल एविडेंस भी छोड़े हो, तो अपील कहाँ, उस केस को कौन सुनती है? उसको डायरेक्ट हम हाई कोर्ट में ले जाते हैं। हाई कोर्ट के उस जिसमें हाई कोर्ट सेंटेंस दे दे उसकी अपील किधर जाती है? सुप्रीम कोर्ट। अब आ गया जी हमारे पास सेक्शन 412। अब ये क्या कहता है? नो अपील। 412 कहता है नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। 412 नो अपील, accused guilty, notwithstanding anything herein before contained where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by a high court, a court of session or magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal except as to extent of legality of the sentence। अब जो बंदा मुल्जम बन गया, प्लीड गिल्टी, साबित हो गया कि ये बंदा मुल्जम है, नो अपील इन सर्टन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। जब एक बंदा साबित हो गया कि ये बंदा मुल्जम है, उसको सजा मिल गई है, तो ऐसे मामले में अपील नहीं होगी कुछ केसेस में। लेकिन अगर लॉ की किधर गलती हुई ना कहीं भी, तो अपील हो सकती है। अगर वो बंदा हर तरह से साबित हो गया कि ये मुल्जम है, तो फिर अपील नहीं होगी। लेकिन उसमें कहीं भी लॉ की इल्लीगैलिटी आई तो अपील क्या हो सकती है। ठीक है, बात समझ गए इरफान साहब? सेक्शन है जी 413, नो अपील इन पिटी केसेस, पैटी केसेस। छोटे छोटे केसेस, इनमें जो सजा होगी किसी भी केस में उनके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस जिसका जुर्माना 50 रुपये हो, कोई ऐसा केस जिसकी सज़ा 1 महीना हो। हमने ऑफेंस पढ़े थे ना ऐसे, जिनकी सज़ा किसी की 1.5 महीना थी, किसी की 1 महीना थी, किसी की 2 महीने थी। तो जो छोटे छोटे केसेस होते हैं उनमें अपील नहीं होगी। अब इसको पढ़ते हैं पहले। Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by a convicted person in cases in which a high court passes a sentence of imprisonment not exceeding 6 months only, or of fine not exceeding 200 rupees। और हाई कोर्ट कितनी सजा सुनाए जी? 6 मंथ। जुर्माना कितना है जी? 200 रुपीज। Only in which a court of session a pass sentence of imprisonment not exceeding 1 month, only which a court of session or a magistrate of first class pass a sentence of fine not exceeding 50 rupees। यानी हाई कोर्ट कितनी सजा की है जी? 200 जुर्माना और 6 महीने। इसने कितनी की? ये सेशन ने 1 मंथ। और नीचे मजिस्ट्रेट का उसने कहा है कि 50 रुपए से ज़्यादा सज़ा ना हो, तो ऐसे केसेस में अपील नहीं होगी। ठीक है। अब बाज़ केसेस ऐसे होते हैं, काइट फ्लाइंग होगी, कुछ और हो गए, यानी रोटी का रेट ज़्यादा लगाने की वजह से तंदूर वालों की कोई FIR हो जाती है, आप सफाई नहीं करते,
अपने शॉप्स की FIR हो जाती है, आपके यहाँ डेंगू पाया जाता है उसकी FIR हो जाती है। ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, इनके यहाँ अपील नहीं होती। ठीक है, जो मेजर ऑफेंसेस हैं बेसिकली उनमें ही अपील होती है। 414 पढ़ते हैं। नो अपील फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शंस, छोटी सजा। इसमें भी नो अपील, किसमें? समरी कन्विक्शन में। छोटी सजाएं होती हैं बेसिकली। Notwithstanding anything herein before contained, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which a magistrate empowered to act under section 260 passes a sentence of fine not exceeding 2000 rupees। ऐसा केस, ऐसा छोटा ट्रायल, ऐसा ट्रायल जिसमें मजिस्ट्रेट ने 2000 से ज़्यादा जुर्माना ना किया हो, ऐसे छोटे ट्रायल्स की जो अपीलें हैं वो भी नहीं होंगी। इसमें जुर्माना इन्होंने कितना रखा था? 2000। समरी ट्रायल छोटे ट्रायल होते हैं, और ये समरी ट्रायल उन्हीं केसेस के होते हैं जिनकी मैं पहले आपको एग्जांपल्स दे रहा था। ठीक है, 414A, नो अपील फ्रॉम सर्टन समरी कन्विक्शन अंडर द लॉ रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल। अब जो प्राइस कंट्रोल के तहत लॉ आएंगे उनमें भी जो है अपील्स नहीं होंगी। अब प्राइस कंट्रोल्स की अपील्स कौन सी होती हैं? ये प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो फिरता रहता है इलाके में, अक्सर FIRs कर देता है। इसको पहले पढ़ते हैं। Notwithstanding anything contained in this code or any other law for the time being in force, there shall be no appeal by a convicted person in any case tried summarily in which a special magistrate appointed under section 14A passes a sentence of fine not exceeding 5000 rupees under the price control and prevention of प्रॉफिटिंग एंड होल्डिंग एक्ट। अब वही बात है, जो जिस मजिस्ट्रेट को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का अख्तियार दिया जाए, उसके तहत वो अगर किसी को 5000 जुर्माना करता है या इससे कम करता है तो उसके सज़ा के खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। 401 ये क्या है? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट। सेक्शन है जी 415, प्रोवाइजो टू सेक्शन 413 एंड 414, एन अपील may be brought against any sentence referred in section 413 or 414 by which any punishment thereby therein mentioned in combined with any other punishment but no sentence which would not otherwise be liable to appeal shall be appealable mere on the ground that the person convicted is ordered to find security to keep the party। अब इसमें क्या कहता है? 413 में भी अपील नहीं है, हमने अभी पढ़ी। ठीक है, पीटी के पैटी केसेस। 414 क्या है? समरी ट्रायल, इनमें भी अपील नहीं है। 415 में वो ये कहता है कि जो केसेस 413 या 414 के तहत हैं उनमें तो अपील नहीं है, लेकिन वो अगर किसी और जुर्म के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ और ऑफेंसेस भी ऐड हैं उसमें, तो फिर अपील हो सकती है। बात समझिए इरफान? यानी 413 और 14 के मुताबिक तो वो कहते हैं छोटे छोटे मामलात हों, छोटे छोटे केसेस हों, तो अपील नहीं हो सकती 13 और 14 के मुताबिक। 415 में वो कहता है कि इन छोटे छोटे मामलात के साथ बड़े ऑफेंस भी अगर जुड़े हों, कुछ और ऑफेंस भी कंबाइंड हों, तो फिर अपील उस सज़ा के खिलाफ हो सकती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कंबाइंड ऑफेंसेस। चार 416 नहीं है, 17 पढ़ते हैं। 417 अपील इन केस ऑफ एक्विटल, जब एक बंदा बरी हो जाता है तो उसकी अपील कहाँ पे होती है? 417
अपील इन इक्विटल। हाँ ये अभी भी 415 ये रहता है, इसको कर लेते हैं। 415 ये पढ़ते हैं, ए स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टन केसेस notwithstanding anything contained in this chapter when more person than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any such person, all or any of the person convicted at such trial shall have a right of appeal। एक केस में 415 ए, एक केस में एक से ज्यादा लोग शामिल है, एक ही ट्रायल में वो भुगत रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने इकट्ठी चोरी की हो, कोई इकट्ठा काम किया हो, अब उनमें से कोई एक भी अपील का हक रखता है, ठीक है। ये नहीं है कि सारे इकट्ठे जाएंगे तो अपील होगी। उन सारे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 मुलजम एक ट्रायल में, चारों को ही सजा होगी है। अब इसमें कोई एक भी चाहकर अपील कर सकता है अपनी हद तक, ठीक है, बात समझ आ गई। कोई एक, ये नहीं है कि ये चारों इकट्ठे जाएंगे तो अपील होगी। 415 ए ये कहता है कि अगर कंबाइंड ट्रायल चल रहा है, कुछ लोगों के, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोगों का कंबाइंड ट्रायल चल रहा है, तो हसनैन कंबाइंड ट्रायल चलने से ये होगा कि उनमें से सबको अगर सज़ा होगी, चारों में से चाहे 3 नंबर उठ के चला जाएगी, मैं अपने मामले अपनी हद तक अपील लेके आ गया हूँ कि मेरा इसमें इतना रोल है ये वो, तो आप कोई भी अपील कर सकते हैं। ये बाइंडिंग नहीं है कि चारों इकट्ठे जाएंगे तो अपील होगी, ठीक है। क्योंकि ये अपील का चैप्टर है, इसमें हम डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं कि हर सेक्शन अपनी अलग स्टोरी रखता है। बाज़ लोग जस्ट अपील को ये समझते हैं नीचे से अपील हुई ऊपर से चली गई। अब आपको, आप जब पढ़ रहे हैं, अब पता चला है ना नई नई चीज़ें क्या हैं, कहाँ कहाँ पे अपील हो सकती है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकती, किन किन सूरत हाल में अपील होती है। तो जब हम लॉ पढ़ते हैं शाह जी, तब हमें चीज़ें क्लियर होती हैं कि लॉ क्या कहता है और जनरल कंसेप्ट क्या है। लेकिन हमारा मसला ये है, हम पढ़ना भी पसंद नहीं करते और पढ़ने के बाद सुनना भी पसंद नहीं करते। तो जब हम कुछ भी नहीं करते तब हम फेल होते हैं। वो फिर वो करते हैं ना, वो तो पैसे लेते हैं कुछ करने के, तो वो फिर फेल कर देते। 417 अपील इन केस ऑफ एक्विटल, अगर बंदा बरी हो जाए तो अपील क्या होगी। Subject to the provision of subsection 4 of the provincial government may in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any court other than a High Court। अब नीचे वाले ट्रायल कोर्ट ने किसी भी बंदे को बरी की है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अख्तियार होता है कि उसके खिलाफ अपील में चला जाए कि इसको कैंसिल किया जाए, ठीक है। If such an order of acquittal is passed in any case instituted upon complaint and the High Court on an application made to it by the complainant in this behalf grants special leave to appeal from the High Order of the acquittal, the complainant may present such an appeal to High Court। यानी कोई भी सेंटेंस इक्विटल ऑन कंप्लेंट हुई हो तो उसमें सबसे पहले आपको लीव टू अपील लेनी पड़ेगी, फिर आपकी अपील लगेगी। बात समझ आ गई। पहले इजाज़त लेनी होगी, लीव टू, आप अपील दायर करेंगे लेकिन साथ आपकी एप्लीकेशन लगी होगी लीव टू अपील की। वो जो आपकी एप्लीकेशन लगी होगी वो जब एक्सेप्ट होगी वही आपकी एप्लीकेशन एज ए अपील कंसीडर कर ली जाएगी, ठीक है। बात समझ लग गई। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं बेसिकली। अच्छा, ए पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ इक्विटल पास बाय एनी कोर्ट अदर देन ए हाई कोर्ट में विद इन 30 डेज फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर। अब जो भी मजिस्ट्रियल ऑर्डर है, अब बात सुनो, मजिस्ट्रेट लेवल पे ट्रायल हुआ है, उसकी अपील कितने दिनों में ऊपर होगी, 30 दिन में, 30 डेज में। उसकी अपील क्योंकि हाई कोर्ट में तो होगी नहीं, सेशन कोर्ट में होगी, और सेशन कोर्ट में अपील दायर करने के कितना दिन का टाइम है शाह जी, 30 दिन का। No application under subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 60 days from the date of the order। अब जो हाई कोर्ट में अपील होगी वो कितने दिन में होगी, 60 डेज में। If in any case the application under section 2 for the grant of special leave to appeal from an order of acquittal
is refused, an appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1. अगर लीव टू अपील नहीं मिलती, ठीक है, तो क्या होगा? लीव टू अपील नहीं मिलती तो आपकी अपील नहीं लगेगी। अगर आपको लीव टू अपील ग्रांट कर दी जाती है तो आपकी अपील हाई कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी हमारे पास सेक्शन 418। इसके आगे आगे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको अभी और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। अभी तो वो सेक्शन रहता है जिसमें आपको सज़ा मिली और आप अपील करके ज़मानत ले सकते हैं सज़ा के दौरान भी। Appeal on what matter admissible? An appeal may lie on a matter of fact as well as matter of law. अपील जो है मैटर ऑफ फैक्ट पर भी हो सकती है और मैटर ऑफ लॉ पर भी हो सकती है। बाज़ कहते हैं जी इस केस के सारे फैक्ट्स ही सामने नहीं आए, लिहाजा मुझे गलत बेस पे सज़ा मिली। ये क्या है? ये मैटर ऑफ फैक्ट्स है। अब बाज़ कहते हैं कि इस लॉ के तहत इन्होंने मुझे गलत सज़ा दी है। ये क्या है? ये मैटर ऑफ लॉ है। यानी दोनों सूरतों में अपील हो सकती है। सेक्शन 418 के तहत मैटर ऑफ लॉ के तहत भी हो सकती है और मैटर ऑफ फैक्ट्स के तहत भी हो सकती है। 419 पढ़ते हैं, पिटीशन ऑफ अपील। Every appeal shall be made in the form of a petition in writing presented by the appellant or his pleader, and every such petition shall, unless the court to which it is presented otherwise direct, be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against. अपील याद आई है शिवान? सेक्शन 419 क्या कहता है? पिटीशन ऑफ अपील तो कहता है, लेकिन आपका माइंड नहीं था इधर, मुझे पता लग गया था। इसमें कहता ये है, जैसे कि हमने सीपीसी की अपील दायर करते वक्त हमने उसका मेमोरेंडम का पढ़ा था ना, और रूल 1 ऑर्डर 41 का रूल 1 पढ़ा था। मैं आपको ममासलत दे रहा हूँ, सीपीसी के कंसेप्ट आपके रिवाइज करवा रहा हूँ इसी में रह के। उसका फ़ायदा ये है कि आपको आइडिया रहे थोड़ा थोड़ा। उसमें भी क्या कहते हैं, जब अपील दायर करनी है, अपील राइटिंग में हो, मेमोरेंडम की शक्ल में हो। इधर मेमोरेंडम नहीं है, इधर वो कहते हैं पिटीशन की शक्ल में हो। क्रिमिनल में क्या कहते हैं? अपील जो है वो पिटीशन की शक्ल में हो, राइटिंग हो, जो एपिलांट है उससे और उसके प्लीडर से साइनशुदा हो, और जिस ऑर्डर के खिलाफ हम अपील कर रहे हैं वो ऑर्डर की कॉपी साथ लगी हुई हो। ये क्या कहते हैं जी? 419 कहते हैं। 420 क्या है? ये कौन सी अपील है? ये जर्नल अपील है। अब 420 वाले, प्रोसीजर व्हेन एपिलांट इन जेल। असनैन, if the appellant is in jail, he may present his petition of appeal and the copies of accompanying the same to the officer in charge of the jail, who shall thereupon forward such petition and copies to the proper appellate forum या appellate court। अब जो बंदा जेल में वो क्या करेगा? वो अपनी अपील तैयार करेगा या करवाएगा, उसके बाद साथ जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है यानी ऑर्डर्स वगैरह है वो साथ लेगा, और किसको अपील देगा? अपने जेलर को देगा, जो उस जेल का सुप्रीडेंट होगा उसको देगा। वो अपील जो है वो जेलर जो है वो जेल सुप्रीडेंट जो है वो भेजेगा एपलेट कोर्ट को, होगी उसी के ज़रिए। अक्सर हमने सुना है ना कि उसने यार जेल से अपील कर दी है, तो वो ऐसे होती है, 420 के तहत होती है, सीआरपीसी के तहत। ठीक है, अब है जी हमारे पास सेक्शन 421। Summary dismissal of appeal on receiving the petition and copy under section 419 or 420, the appellate court shall pursue the same, and if it consider that there is no sufficient ground for interfering, it may dismiss the appeal summarily, provided
that no appeal presented under section 419 shall be dismissed unless the appellant or his pleader has had a reasonable opportunity of being heard in support of the same. Before dismissing an appeal under this section, the court may call for the record of the case but shall not be bound to do so. 421 के तहत 421 क्या कहता है? डिसमिसल ऑफ अपील इन समरली, यानी जैसे ही अपील दायर की एपलेट कोर्ट के पास अख्तियार है 421 के तहत, अगर उसको लगे कि ये अपील मेंटेनेबल ही नहीं, वो पहली डेट पे उड़ा देगी। ठीक है, ये है 420 का। और 419 में भी यही कैटेगरी है। एपिलांट को या उसके प्लीडर यानी उसके वकील को वो अगर आके उसके हक में उसके ग्राउंड्स में कुछ कहते हैं, अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करते हैं ठीक है, अगर नहीं करते उनकी 421 के तहत अपील खारिज हो जाएगी। इसमें क्या है, तीसरी बात वो इसमें ये कहता है कि एपिलांट कोर्ट, जो एपलेट कोर्ट है, वो नीचे वाली कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा सकती है केस का, लेकिन वो इस चीज़ की बाउंड नहीं है, यानी वो रिकॉर्ड मंगवाए बिना भी खारिज कर सकती है। बात समझ आ गई? मंगवा सकती है लेकिन बाउंड नहीं, लॉ कहता है। 422 नोटिस ऑफ अपील, ये है जी डिसमिसल ऑफ अपील, ये है जी नोटिस ऑफ अपील। If the appellate court does not dismiss the appeal summarily, it shall cause notices to be given to the appellant or his pleader and to such officer as the provincial government may appoint in this behalf of the time and place at which such appeal will be heard, and shall on the application of such officer furnish him with a copy of the grounds of appeal, and in cases of appeals under section 411A subsection 2 417A the appellate court shall cause a like notice to given to the accused। अब इसमें क्या है, कोई भी अपील जो है वो अगर आती है, हाई कोर्ट उसको 421 के तहत खारिज नहीं करती, डिसमिस नहीं करती, तो 422 के तहत उसके नोटिस हो जाएंगे। किसको हो गए? जिसने अपील गुजार को और उसके वकील को, कि आपकी अपील की फलां डेट लग गई है। उसी के साथ जो एपिलांट है, अपील गुजार है, वो कुछ कापियां एक्स्ट्रा हम क्यों लगाते हैं कि ये हैं जी किसके लिए? एडवोकेट जनरल के लिए या एजी ऑफिस के लिए, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वो जो सरकारी वकील होता है उसने भी तो तैयारी करनी है ना, उसकी कॉपियां भी हम साथ एक्स्ट्रा अपील में लगाते हैं। आइडिया है? इस वजह से लगाते हैं ताकि वो उस केस को तैयारी करके आए और वो गवर्नमेंट की तरफ से उस केस को डिफेंड करे या प्लीड करे। 423 power of disposing, powers of appellate court in disposing of appeal। The appellate court shall then send for the record of the case if such record is not already in court. After pursuing such record and hearing the appellant or his pleader if he appears, and the public prosecutor if he appears, and in case of an appeal under section 411A subsection 2 or section 417 the accused if he hears, the court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal or may। अब इसमें ये कहते हैं कि एपिलांट को सुनने के बाद, उसके वकील को सुनने के बाद, अपने गवर्नमेंट प्लीडर को सुनने के बाद अदालत के पास अख्तियार है कि वो अपील का फैसला कर दे, अपील को खारिज कर दे। अगर अपील को खारिज नहीं करती तो उसका जो भी उसने मुतफिका या जो उसको रिज़ल्ट निकलता नज़र आएगा एपलेट कोर्ट को, वो इसका फैसला करके उसको क्या कर देगी? डिस्पोज ऑफ कर देगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी। 424 judgment of subordinate appellate court। The rules contained in chapter 24 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply to so far as may be
practicable to the judgment of any appellate court other than a high court, provided that unless a appellate court otherwise direct that accused shall not to brought up or required to attend to her judgment delivered. अब इसमें ये कहते हैं कि जो नीचे वाली अदालतें हैं उसमें वो जजमेंट सुनने के लिए एक्यूज को बुला भी सकते हैं, और अगर उनको नहीं लगता हो कि इनको बुलाने की ज़रूरत नहीं तो वो खुद भी जजमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है। 425 The rules contained in chapter 24 as to the judgment of a criminal court of original jurisdiction shall apply as far as may be practicable to the judgment of any appellate court other than a high court. appellate court के अलावा हाई कोर्ट में ये कहते हैं कि जो भी जजमेंट पास होगी उसमें अक्यूज जो है वो मौके पर होगा फर्स्ट पोर्शन में। अब जो सेकंड, प्रोवाइडेड दैट अनलेस द appellate court otherwise direct the accused shall not be brought up or required to attend to her judgment delivered. अगर नीचे वाले पोर्शन में ये कहते हैं कि appellate court कह देती है कि अक्यूज की ज़रूरत नहीं है या उसको लाने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसे ही जजमेंट पास कर दी जाएगी। ठीक है। 425 ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू सर्टिफाई टू लोअर कोर्ट whoever a case is decided on appeal by the high court under this chapter it shall certify its judgment or order to the court by which the finding sentence order appealed against was recorded or passed if the finding sentence or order was recorded or passed by a magistrate other than district magistrate. The certificate shall be sent through the district magistrate. The court to which the high court certifies its judgment or order shall thereupon make such orders as are conformable to the judgment or order of the high court, and if necessary that the record shall be amended in accordance therein. अब इसमें 425 में ये कहता है कि एक अपील हाई कोर्ट के पास पहुंची है एक सज़ा के मुताल्लिक, एक फ़ैसले के मुताल्लिक, अगर हाई कोर्ट ने कन्फर्म करना है तो वो उसको कन्फर्म कर सकती है ताकि ये नीचे वाला फ़ैसला एज इट एज है या नहीं है। अदरवाइज़ उसको जहाँ पे ज़रूरत आएगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस फर्दर कोर्ट को ऑर्डर करेगा कि इस फैसले को सर्टिफाई कर दिया जाए, इसका सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि ये फ़ैसला बेसिकली क्या है, ये जो मेरे पास कॉपी पहुंची है ठीक है, ये फ़ैसला नीचे कुछ और है। ठीक है, टेम्पर्ड तो नहीं है, इसलिए बात समझ आ गई। 426 सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ एपिलांट ऑन बेल। इसमें होता क्या है, एक बंदे को सजा हो गई है, 426 में रिलीज ऑन बेल है। इसमें होता क्या है, एक बंदे को सजा हुई है, सजा होने के बाद क्या है, वो बंदा अपील में चला गया, 2-3 साल उसको जेल में होते हुए हो गए, उसकी अपील चलना शुरू होगी, वो 426 की एप्लीकेशन लगा देता है कि माय लॉर्ड मुझे इतनी देर सज़ा काटते होगी, ये मेरी अपील अभी पेंडिंग में है, उसका फ़ैसला पता नहीं कब आना है, लेकिन जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता आप मुझे बेल पर रिहा कर दे। तो ये कोर्ट के पास अख्तियार होता है कि उसको रिहा कर दे या ना करे, लेकिन अपील सुनती है। बात समझ आ गई? मैं बताता हूँ, पहले इसको आप पढ़ें। पेंडिंग एनी अपील बाय ए कन्विक्टेड पर्सन द एपलेट कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड by in writing order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended, and also if he is in confinement that he be released on bail or his on bond। अब इसमें क्या कहता है कि एक नीचे सेंटेंस पास हुई, सज़ा हुई, जो भी है उसकी एग्जीक्यूशन को रुकवाने के लिए आप 426 में चले कि इसकी सज़ा को एक तो रोक दिया जाए, साथ ही इसी के तहत आप कहते हैं कि जिस बंदे को सज़ा हुई है उसकी अपील में हम आ गए, लिहाजा इस बंदे को इतनी देर हो गई है जेल में रहते हुए, इसको बेल पर ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, यानी जब इसकी ज़रूरत होगी हम इसको अदालत में पेश करते रहेंगे, लेकिन अभी तक जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता, फ़ाइनल अपील का फ़ैसला नहीं आता, तब तक इसको बेल पर रिहा कर दिया जाए। इसमें कुछ ग्राउंड्स होती हैं, बंदा बीमार है, बंदा फ़लाँ का मरीज़ है, बंदा इतने अरसे से जेल में है, या बंदा दमे का मरीज़ है, वो सो एंड सो बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, समझ आ गई इरफान साहब?
उसके बाद जी हमारे पास सेक्शन 427 arrest of accused in appeal from acquittal. When an appeal is presented under section 411A subsection 2 or section 417, the High Court may issue a warrant directing that the accused be arrested and brought before it or any subordinate court, and the court before which he is brought may commit him to prison pending the disposal of the appeal or admit him to bail. अब इसमें ये कहते हैं 427 के तहत एक बंदा अक्यूज्ड है, अगर वो बाहर है तो उसको पकड़ो, ठीक है। अपील आ गई ना एक्विटल के खिलाफ कि इसको छोड़ा क्यों गया, अगर वो बंदा बाहर है तो उसको वो या तो हाई कोर्ट वारंट जारी कर देगी या क्या करेगी, अपनी नीचे वाली कोर्ट को ऑर्डर कर देगी इसको पकड़ कर लाओ, मेरे सामने पेश किया जाए। 428 Appellate court may take further evidence or direct to be taken। 428 के तहत जो एपलेट कोर्ट है, अगर कुछ केस में कुछ मामलात में एविडेंस रह गए नहीं लिए गए तो एपलेट कोर्ट जो है वो एविडेंस टेक करेगी, एडिशनल एविडेंस एपलेट कोर्ट टेक एविडेंस एविडेंस लेगी या अपने नीचे वाली कोर्ट में उसको जिसने वो जजमेंट पास की होगी उसको ऑर्डर करेगी या किसी और जजमेंट को कहेगी कि इस केस की हद तक, इस पॉइंट की हद तक इसमें एडिशनल एविडेंस कलेक्ट करे, ठीक है। ये 428। 429 प्रोसीजर वेयर जज ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। 429 जजेस इक्वली डिवाइडेड। अब एक अपील आ गई आपके पास, उसमें 4 जजेस हैं, 1 2 3 4, यानी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, 2 इस तरफ हैं 2 इस तरफ हैं, 4 जजेस हैं, दोनों की राय ये है दोनों की ये है, फैसला क्या हो गया, टाई हो गया। अब क्या होगा, पढ़ते हैं 29। प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड व्हेन द जजेस कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन द केस विद their opinion thereon shall be laid before another judge of the same court, and such judge after such hearing, if any, as he thinks fit, shall deliver his opinion, and the judgment or order shall follow such opinion। 2 इस तरफ आ गए 2 इस तरफ आ गए, 4 जजेस थे, अब अपील कहाँ चली जाएगी, 5वें जज के पास चली जाएगी, वो इनके भी ओपिनियन सुन लेगा इनकी भी सुन लेगा, अगर उसको लगा कि एक डेट रखनी चाहिए तो वो रख देगा, नहीं तो उसी को देखते हुए वो क्या करेगा, फैसला कर दे। अगर इनकी राय के साथ ओके है तो इनके हक में फैसला दे देगा, अगर इनकी राय के साथ ओके है तो इनके हक में फैसला दे देगा, यानी वो 5वां बंदा उस केस का फैसला करेगा और उसी फैसले को माना जाएगा, ठीक है, बात समझ आए। 430 finality of orders on appeal, judgment and orders passed by an appellate court upon appeal shall be final except in cases provided for in section 417। वो कहता है 417 के अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं उनका जो क्या है ऑर्डर जो है फाइनल वो कर सकती है। अब 417 क्या है, बेसिकली 417 इक्विटल है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपील तैयार की होती है, ठीक है। अब उसके बाद है जी 431, ये फाइनल ऑर्डर। अबेटमेंट ऑफ अपील, एवरी अपील शेल every appeal under section 411A and subsection 2 or section 417 shall finally abate on the death of the
accused and every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on the death of the appellant। अब इसमें ये कहता है कोई भी अपील है, अबैट का मतलब होता है साकत कर देना, ख़त्म कर देना, रोक देना। कोई भी अपील है, फॉर एग्जांपल एक बंदे को सज़ा हुई है केस में, वो अपील में चला जाता है, इससे पहले कि अपील का फैसला हो उस बंदे की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो ऐसी अपील को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। बस बात खत्म, दैट्स इट। ये था अपील का चैप्टर। इसमें हमने हर सेक्शन को 1 बाय 1 करके पढ़ा है और एक्सप्लेन किया है। लिहाजा अगर आप सारे को सुन लेते हैं तो आपको दोबारा अपील के बारे में नहीं पूछना पड़ेगा।